दोस्तों पेश है आप सबके लिए नया अपडेट। आज की इस वीडियो में हम लोग खुतूत नवेसी, उसके अक़साम, उसके आदाब और उसूल के मुताल्लिक़ बात करेंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अपील करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खुतूत नवेसी क्या है। हम अपने ख्यालात का इजहार दो तरीक़ों से करते हैं, तकरीर और तहरीर। तकरीर यानी ज़ुबानी तौर पर, तहरीर का मतलब लिख कर। जब मुखातब हाजिर हो तकरीर के ज़रिए यानी बातचीत गुफ्तगू से एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने दिल की बात को दूसरे से कहते हैं ज़ुबान के ज़रिए। लेकिन मुखातब मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में अपना पैगाम दूसरे तक पहुँचाने के लिए तहरीरी शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी लिख कर दूसरे को अपनी बात, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मौका के लिहाज से एक तहरीरी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, जैसे दावतनामे, दरख्वास्त, ख़त वगैरह। खुतूत नवेसी एक फ़न की हैसियत रखती है। इसके ज़रिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। ख़त को दिलचस्प बनाने के लिए ज़ुबान आसान और सादा होनी चाहिए। जो कुछ भी लिखा जाए उसको बेतकल्लुफ़ी और फ़िक्री अंदाज से एक तसलसल के साथ बयान करना ज़रूरी है। यानी बेतकल्लुफ़ी भी ज़रूरी है, साथ में तसलसल भी ज़रूरी है। कोई दूसरी बात नहीं आनी चाहिए। ख़त लिखते वक्त इसका भी ख्याल रखा जाए कि ख़त तवील ना हो जाए, क्योंकि तवील यानी लंबा चौड़ा ख़त बेकैफ और गैर दिलचस्प बनकर रह जाता है। इसलिए ख़त जितना हो मुख्तसर में हो, लेकिन आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं पूरी बात शामिल हो जाए। अब हम लोग खुतूत की अक़साम को देखेंगे, कितने प्रकार के खुतूत होते हैं। खुतूत ये ख़त की जमा है। निजी खुतूत, निजी खुतूत क्या होता है, या ज़ाती खुतूत, ज़ाती खुतूत भी बोल सकते हैं। रिश्तेदारों, दोस्तों और असातिज़ा को जो खुतूत ज़ाती कामों या ज़रूरियात के बारे में लिखे जाते हैं वो निजी खुतूत कहलाते हैं या ज़ाती खुतूत कहा जाता है। इन खुतूत में बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है। आप उन्हें पहले से ही जानते हैं तो बेतकल्लुफ़ी के साथ जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। निजी खुतूत में दावती खुतूत, दावतनामे भी शामिल हैं। मज़मून के इख्तिताम पर बाएँ जानिब मुखलिस दुआओं का तालिब लिखकर उसके नीचे मदऊ करने वाले का नाम लिखते हैं बाएँ जानिब, जैसे मुखलिस अहमद कबीर, दुआओं का तालिब आज़ाद अकरम वगैरह लिखते हैं। दूसरी किस्म है कारोबारी खुतूत। ऐसे खुतूत जो किसी कारोबार के सिलसिले में दुकानदार, ताजिर या किसी इदारे के नाम लिखे जाते हैं, वो कारोबारी खुतूत कहलाते हैं, कारोबार के तिजारत के मुताल्लिक़। तीसरी किस्म है सरकारी खुतूत। एक महकमा से दूसरे महकमा, एक विभाग से दूसरे विभाग तक, या एक अफसर दूसरे अफसर को जो ख़त लिखते हैं वो सरकारी ख़त कहलाते हैं। इसमें ख़ास किस्म के क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी ज़रूरी होती है। ये संजीदाना तकल्लुफ़ाना नौइयत की ख़त व किताबत होती है, इसलिए कि एक अफसर दूसरे अफसर को अगर लिख रहे हैं, अगर जूनियर अफसर सीनियर को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आदाब भी मलहूज़ रखना होता है। ख़त की एक किस्म और है, चौथा अखबारी खुतूत। अखबारी खुतूत का मतलब किसी अखबार के एडिटर या मुदीर के नाम जो ख़त लिखे जाते हैं वो अखबारी खुतूत कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग ख़त में कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं, यानी उसमें ख़त के कितने सेक्शन होते हैं। ख़त के दर्जे झेल हिस्से होते हैं। नंबर 1 पेशानी। पेशानी क्या होती है, सबसे ऊपर का हिस्सा। इस हिस्से में मकाम रवानगी, ख़त लिखने की तारीख़ लिखी जाती है, जो कि ख़त के दाएँ कोने पर तहरीर करते हैं। बेतकल्लुफ़ ख़त में पूरा पता लिखने के बजाय सिर्फ मकाम रवानगी लिख देते हैं। मसलन आज पटना, उसके नीचे लिखेंगे डेट 1 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2020, आज भागलपुर, आज किशनगंज वगैरह आप लिखते हैं। दूसरा हिस्सा जो ख़त का है वो अलकाब। इस हिस्से में 2 सतरों की जगह छोड़कर सतर के बिल्कुल दरमियान में मकतूब एले यानी जिसको ख़त लिखा जाए उसको मर्तबा और उम्र के लिहाज से मुनासिब अल्काब से मुखातब किया जाता है। मसलन मोहतरम वालिद साहब, बिरादर अजीज़, लेकिन ये 2 सतर ऊपर की लाइन छोड़ करके बीच में लिखेंगे मोहतरम वालिद साहब, ये बीच के हिस्से में। तीसरा हिस्सा है आदाब। इस हिस्से में नई सतर से मकतूब एले यानी जिसको ख़त लिखा जाए के मर्तबे उम्र के मुताबिक सलाम या दुआ लिखते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम मसनून वगैरह लिखे जाते हैं। तो इसको अलकाब लिखने के बाद
नीचे की लाइन में शुरू में लिखेंगे आदाब। चौथा हिस्सा होता है नफ्स मज़मून। ये ख़त का मेन हिस्सा होता है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून क्या है? इस हिस्सा में मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाला अपना मुद्दा, अपनी बात और ख़त लिखने का मकसद बयान करता है। यह हिस्सा सलीस और मुख्तसर होना चाहिए, सादा ज़ुबान और आसान गुफ्तगू में लिखे गए हों ताकि मकतूब इलैहि को मतलब समझने में परेशानी ना हो। लिखाई बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह हो, इमला की गलतियों से गुरेज किया जाए, जहाँ तक मुमकिन हो गलतियों से बचा जाए। पाँचवा हिस्सा जो ख़त का है वो दुआया कलमे। ख़त के इख्तिताम पर जो कलिमात लिखे जाते हैं उन्हें दुआया कलिमात यानी दुआया अल्फाज भी कहे जाते हैं, यानी दुआया अल्फाज कहे जाते हैं, मसलन दुआ वस्सलाम वगैरह। छठा हिस्सा ख़त का इख्तिताम होता है जहाँ पर एंडिंग करते हैं ख़त को। दुआया कलिमात के बाद एक सतर या दो सतर छोड़कर बाएं कोने में ख़त के उस हिस्सा में कोई मौजू कलिमा लिखा जाता है जो मकतूब इलैहि यानी जिसको ख़त लिखा जाए उसकी हैसियत के मुताबिक हो। मसलन दुआ गो, मुखलिस, खैर अंदेश, आरिज़, आपका कदम बोस वगैरह बाएं हिस्से में हम लोग लिखते हैं, उसके नीचे नाम लिख देते हैं, आपका कदम बोस फिर नाम। सातवां हिस्सा है पता। जब ख़त मुकम्मल हो जाए तो ख़त या लिफाफे पर मकतूब इलैहि का नाम और मुकम्मल पता लिखा जाए, यानी ख़त के ऊपर, अंदर नहीं लिखना है जहाँ पर आपका ये है, ख़त के ऊपर लिखते हैं या कोई लिफाफा डाल करके लिफाफे के ऊपर हम लोग पता को लिखते हैं, सबको मालूम है। अच्छा, ख़त के कुछ हम लोग खुसूसियात को देखेंगे। अच्छे ख़त में क्या क्या खूबियाँ पाई जाती है। नंबर 1, ख़त लिखने के लिए कागज़ साफ़ और स्याही एक ही रंग की होनी चाहिए। ख़त लिखने से पहले मज़मून की तरतीब पहले ही सोच ले क्या क्या लिखना है आपको। ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्से मुनासिब तौर पर लिखा जाए। मकतूब इलैहि यानी जिसको ख़त लिखा जाए कि लियाकत का ख्याल रखकर ज़ुबान इस्तेमाल किया जाए, उसके आदाब को मलहूज़ रखा जाए। फ़िक्रे नहायत आसान और छोटे हों। फ़िक्रे का मतलब सेंटेंस छोटे और आसान हो। हत्तल इम्कान खुशखत और साफ़ लिखें, जहाँ तक मुमकिन आपसे हो सके खुशखत, अच्छी तहरीर और साफ़ लिखें। फजूल खुशामत और मुबालगे से एतराज़ किया जाए, इसलिए कि जिसको ख़त लिख रहे हैं अगर फजूल खुशामत करेंगे, मुबालगा करेंगे तो समझेगा सामने वाला चापलूस किस्म का है या कमज़ोर है। अगली वीडियो में हम ख़त के कुछ नमूनों को बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स।